नमस्कार। आज बात करते हैं 20वीं सदी की शायद सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक की 1947 का भारत का बंटवारा। अब ये सिर्फ आप कह सकते हैं नक्शे पर खींची गई कोई लकीर नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसी सरहद थी जिसे असल में लाखों लोगों के खून और आंसुओं से सींचा गया था। इस पूरी कहानी की भयावहता को समझने के लिए चलिए एक नंबर से शुरुआत करते हैं। 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़। सोचिए जरा, 1.5 करोड़ लोग। ये वो लोग थे जो रातों रात अपने ही घर में, अपनी ही जमीन पर अजनबी हो गए, बेघर हो गए। ये इंसानी इतिहास के सबसे बड़े विस्थापनों में से एक था। और ये आंकड़ा बस एक झलक देता है उस तबाही की जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? विभाजन के ये बीज आखिर बोए कहाँ गए? देखिए, बात है दूसरे विश्व युद्ध के बाद की। ब्रिटिश साम्राज्य की पकड़ अब ढीली पड़ रही थी और उधर भारत की आज़ादी की मांग वो तो अपने चरम पर थी। माहौल कुछ ऐसा था कि हवा में एक तरफ आज़ादी की जबरदस्त उम्मीद थी, तो वहीं दूसरी तरफ भविष्य को लेकर एक गहरा डर, एक अनिश्चितता भी थी। और इसी कंफ्यूजन वाले माहौल में आज़ाद भारत कैसा होगा, इसे लेकर दो बिल्कुल अलग अलग सोच, दो विजन आपस में टकरा रहे थे। एक तरफ थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो चाहती थी एक यूनिफाइड सेक्युलर इंडिया, एक ऐसा देश जो धर्म के आधार पर न बटा हो। और फिर दूसरी तरफ थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। उनकी मांग बिल्कुल साफ थी, भारत के मुसलमानों के लिए एक अलग देश, एक अलग वतन, जिसका नाम होगा पाकिस्तान। तो चलिए अब उन बड़े चेहरों की बात करते हैं, वो लोग जो स्टेबल पर बैठे थे, जिनके फैसलों ने करोड़ों लोगों की किस्मत का फैसला कर दिया। तो इस पूरी कहानी में 4 बड़े नाम सामने आते हैं। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और जो बाद में आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। फिर थे मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के सर्वेसर्वा और एक अलग देश की मांग के सबसे बड़े हिमायती। तीसरे थे महात्मा गांधी, जो अपनी पूरी जान से, पूरी ताकत से भारत को एक रखने की कोशिश में लगे थे। और चौथे लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के आखिरी वाइसरॉय, जिनको ब्रिटिश सरकार ने बस एक ही काम देकर भेजा था, जितनी जल्दी हो सके पावर ट्रांसफर करो। तो अब आते हैं असल मुद्दे पर। इस इतने बड़े देश को, इस उपमहाद्वीप को बांटा कैसे गया? सच तो यह है कि यह काम लगभग नामुमकिन था, और जिस तरह से इसे किया गया वो अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी से कम नहीं था। इस बंटवारे की जो लाइन थी उसे कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। यही वो सरहद थी जिसने 1947 में भारत और पाकिस्तान को जन्म दिया। और सोचिए, इस एक लकीर ने पंजाब और बंगाल जैसे सूबों को, जो सदियों से एक थे, उन्हें बीच से 2 हिस्सों में चीर के रख दिया। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि ये लाइन खींची किसने? ये जिम्मेदारी दी गई एक ब्रिटिश वकील को, सर सिरिल रैडक्लिफ। और मजे की बात देखिए, वो आदमी इससे पहले कभी इंडिया आया ही नहीं था। उसे यहाँ के कल्चर, यहाँ के लोगों के बारे में कुछ नहीं पता था। और इस इतने बड़े, इतने मुश्किल काम को पूरा करने के लिए उसे कितना वक्त मिला? सिर्फ 36 दिन। तो सवाल तो बनता है ना कि कोई सिर्फ 36 दिनों में एक पूरे महाद्वीप को कैसे बांट सकता है? ये सवाल अपने आप में ही जवाब है। ये बताता है कि पूरी की पूरी प्रक्रिया कितनी ज्यादा जल्दबाजी में और कितनी लापरवाही से की गई थी। अब सोचिए, जो लोग ये लाइन खींच रहे थे उनके सामने मुश्किलें क्या-क्या थी। पहली बात तो पंजाब और बंगाल जैसे घनी आबादी वाले सूबों को बांटना था। कई जगहों पर तो हालत ये थी कि लाइन किसी गांव के बीच से, किसी के खेत से, और हद तो तब हो गई जब किसी के घर के आंगन से ही गुजर गई। फिर उनके पास जो नक्शे थे, जो जनगणना के डेटा थे, वो सब पुराने थे, गलतियों से भरे हुए थे। और इन सब के ऊपर आज़ादी की तारीख का प्रेशर कि बस जल्दी करो, जल्दी ख़त्म करो। तो ये तो हुई कागज़ों और नक्शों की बात। लेकिन अब ज़रा देखते हैं कि इस एक लकीर की असल कीमत ज़मीन पर लोगों ने कैसे चुकाई। और यहाँ एक और बहुत ही विनाशकारी फैसला लिया गया। फाइनल बॉर्डर क्या होंगे, इसका ऐलान आज़ादी तक रोक कर रखा गया। इसे अनाउंस किया गया आज़ादी के 2 दिन बाद, मतलब 15 अगस्त को, जब करोड़ों लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे। उन्हें ये तक नहीं पता था कि सुबह जब वो सो के उठेंगे तो उनका शहर, उनका गांव, उनका घर हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में। इस एक फैसले ने जो कन्फ्यूजन और डर फैलाया, उसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। और बस इसी कन्फ्यूजन और डर ने नफ़रत की आग को हवा दे दी। जो हिंसा भड़की, एक अंदाजे के मुताबिक उसमें करीब करीब 20 लाख लोगों की जान चली गई।
उस दौर से गुजरे हुए लोगों की बातें सुने तो दिल दहल जाता है। एक शख्स ने कहा था, हम अपनी ही जमीन पर शरणार्थी बन गए थे। बस ये एक लाइन ही उन लाखों लोगों का दर्द, उनका सब कुछ लुट जाने का एहसास, सब कुछ बयां कर देती है। तो बंटवारा तो हो गया, लेकिन इसकी जो विरासत थी, जो लेगेसी थी, वो आज भी, इतने दशकों बाद भी दोनों देशों के बीच एक कभी न खत्म होने वाले झगड़े की शक्ल में जिंदा है। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ। दुनिया के नक्शे पर 2 नए देश आ गए, लेकिन आज़ादी का जश्न अभी ठीक से मना भी नहीं था कि बस 2 महीने के अंदर अक्टूबर 1947 में कश्मीर का मुद्दा खड़ा हो गया। एक ऐसा विवाद जो तब शुरू हुआ और आज तक सुलझ नहीं पाया। मामला सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुआ, एक और बहुत बड़ी पहेली थी। 565 रियासतें, ये वो रजवाड़े थे जो सीधे सीधे ब्रिटिश कंट्रोल में नहीं थे। अब इनको चुनना था कि वो भारत के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के साथ, और इस चुनाव की वजह से कई और जगहों पर चिंगारियां भड़क उठी। और इन सारी चिंगारियों में से जो सबसे बड़ी आग बनी वो था कश्मीर का मुद्दा। ये सीधे सीधे डायरेक्टली पार्टीशन की ही देन है। जम्मू और कश्मीर की जो पुरानी रियासत थी, उसी जमीन को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच का ये झगड़ा, इसकी जड़ें कहीं और नहीं बल्कि 1947 की उसी जल्दबाजी में है। और बंटवारे से जो ये तनाव पैदा हुआ, वो सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं रहा। इसने दोनों देशों को कई बार जंग के मैदान में भी ला खड़ा किया। 1947 में पहली जंग हुई, फिर 1965 में, उसके बाद 1971 में, और फिर 1999 में कारगिल। ये सारे युद्ध उसी एक लकीर से पैदा हुए तनाव की एक लंबी और दर्दनाक कहानी कहते हैं। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि 1947 के बंटवारे ने सिर्फ 2 देश नहीं बनाए। नहीं, इसने एक ऐसी जियोपॉलिटिकल दुश्मनी को जन्म दिया जिसका असर आज 75 साल से भी ज्यादा समय के बाद सिर्फ साउथ एशिया पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। और आखिर में एक सवाल जो आज भी हमारे सामने खड़ा है। क्या सिर्फ 36 दिनों में जल्दबाजी में खींची गई एक लकीर के असर को कभी भी पूरी तरह से मिटाया जा सकता है? शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं है, पर यह सवाल हमें उस बंटवारे की गहरी और कभी ना मिटने वाली विरासत के बारे में सोचने पर मजबूर जरूर करता है।